हम देख रहे हैं वीकनेस और निफ्टी अपने जो क्रूशल सपोर्ट है 25,500 का उसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। 25,545 का स्तर हम देख रहे हैं और रीसेंट जो हाई से 52 हफ्ते का जो ऊपरी स्तर था निफ्टी का 26,100 के ऊपर का, वहां से देख रहे हैं कि लगभग 550 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी में आ गई है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो आज 300 अंकों की कमजोरी है। 57,500 के सपोर्ट के आसपास निफ्टी बैंक भी हमें कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक के 12 शेयरों में से इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2 शेयर हैं जो ऊपर हैं और वो शेयर हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक्सिस बैंक। अभी कुछ देर पहले आज नया हाई बनाने के बाद $100 बिलियन के मार्केट कैप में एंट्री करने के बाद एसबीआई लाल निशान में फिसलता हुआ दिख रहा है। 955 रुपए का भाव दिखेगा, चौथाई के आसपास की नरमी है। और जो प्राइवेट बैंकिंग के जो दिग्गज हैं एचडीएफसी बैंक, वहां पर हम देख रहे हैं करीब 4.25% की गिरावट है। इसके अलावा आईसीसी बैंक में करीब 1% के आसपास की नरमी है। तो ये कुछ शेयर हैं जो दबाव बनाने का निफ्टी बैंक पर काम कर रहे हैं। लेकिन अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और उससे भी बातचीत करेंगे कि आपके इंडेक्स में रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले एक मैनेजमेंट को जोड़ते हैं और उनकी कंपनी के प्लान पर और नतीजों पर चर्चा हम जरा करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अलाइड ब्लेंडर्स के एंड डिस्टिलर्स के एमडी आलोक गुप्ता। आलोक जी, अगर हम बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर्स तो हम देख रहे हैं कि स्टडी दिखाई दे रहे हैं। 14.5% का रेवेन्यू ग्रोथ है, मार्जिन 13% के आसपास का है और अब फेस्टिव सीजन चल रहा है, आगे शादियों का सीजन होगा। तो यहां से आप किस तरह के वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद करके चल रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। सो फेस्टिव सीजन और H2 के लिए हमारी गाइडेंस वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट और वैल्यू ग्रोथ डबल डिजिट रहेगी। ये ऐसा हमारा आउटलुक है। जो पोर्टफोलियो हमने अभी अपना स्ट्रॉन्ग किया है पीएनए के अंदर, जिसका अभी शेयर करीब 47% है। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमको फेस्टिव सीजन में बहुत फायदा मिलेगा। और जो हमने लग्जरी पोर्टफोलियो बिल्ड किया है अपनी सब्सिडरी एबीडी के नीचे, वो बिल्कुल एप्ट है फेस्टिव सीजन के, शादी के सीजन आने के लिए। तो काफी एक्साइटेड हैं Q3 में अपने पोर्टफोलियो को लेके। जी, अगर मार्जिन की बात करें यहाँ से आलोक जी, तो मार्जिन हम देख रहे हैं कि लगभग 1% ऊपर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, 13% के आसपास। तो मार्जिन में एक्सपेंशन की यहाँ से आप संभावना देख रहे हैं और आगे के लिए क्या आउटलुक होगा? बिल्कुल, हमारा मार्जिन जो एक्सपैंड करेगा उसके 3 की लीवर हैं। एक लीवर तो हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है कि जैसे हमने अनाउंस किया था अबाउट 527 करोड़ का कैपेक्स प्रोग्राम, जिसमें हमारा पीईटी यूनिट अप एंड रनिंग है फुल कैपेसिटी। पार्ट ऑफ द ईएनए फैसिलिटी महाराष्ट्र की अप एंड रनिंग है। और हमारा जो सिंगल मॉल्ट डिस्टिलरी हम तेलंगाना में लगा रहे हैं वो Q4 इस फाइनेंशियल ईयर में प्रोडक्शन चालू हो जाएगी। तो हमारा कैपेक्स प्रोग्राम बिल्कुल ऑन ट्रैक है एंड बाय FY27 इसका इंपैक्ट करीबन 300 बेसिस पॉइंट का हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। जो हमारे करंट मार्जिन है देयरफॉर 300 बेसिस का एडिशनल इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा, हम इंडिया के लार्जेस्ट बल्क स्कॉच इंपोर्ट करते हैं। तो जब FTA का इंप्लीमेंटेशन होगा, जो हम उम्मीद कर रहे हैं अगले फाइनेंशियल ईयर H1 में कभी होगा, उसके कारण भी करीबन हमको 200 बेसिस पॉइंट का पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो जो हमारा मार्जिन गाइडेंस है जो करंट 13% का है ऑन बैक ऑफ FTA कैपेक्स प्रोग्राम, हमको लगता है कि मार्जिन ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स 17 से 18% की हमारी गाइडेंस है। सर, 17 से 18% की मार्जिन आप यहाँ से एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। 2-3 और छोटी-छोटी चीजें हैं सर, जरा बताइए कि कैपेक्स को लेकर कंपनी के प्लान्स क्या हैं? दूसरी चीज ये है कि क्या नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी आप करने जा रहे हैं इस क्वार्टर में या फिर नेक्स्ट क्वार्टर में? और विदेशों से आपकी आय कितनी आ रही है और क्या हमें मान के चले कि वहां से जो आपके रेवेन्यू ड्राइव हो रही है, मार्जिन आप ज्यादा रियलाइज कर रहे हैं? बिल्कुल। तो मैं पहले कैपेक्स को कवर करता हूँ। हमने करीब 527 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी अनाउंस जी। किया है, जिसमें एक है इंडिया फर्स्ट सिंगल मॉल्ट डिस्टिलरी तेलंगाना में जो Q4 के अंदर प्रोडक्शन चालू करेगी। दूसरा है हमारी डिस्टिलरी महाराष्ट्र के अंदर, जिसके अंदर पार्ट फैसिलिटी ऑलरेडी 100% पे चल रही है और फाइनल कैपेसिटी मार्च 27 के अंदर आएगी। और जो तीसरा हमारा है वो पीईटी यूनिट है जो अब ऑन ट्रैक है और फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। तो ये हमारा कैपेक्स प्रोग्राम है जो जिसका फोकस रहा है ऑन टाइम फोकस एंड
एबिटा का इम्पैक्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया करीबन 300 बेसिस पॉइंट का हमारा एबिटा इम्पैक्ट होगा बाय FY27 कैपेक्स को लेके। जहां तक इंटरनेशनल सेल्स का सवाल है, हम इंडिया के सबसे नंबर 1 एक्सपोर्ट है हमारा इंडिया से इन द एल्कोबेव स्पेस। हमने बहुत फोकस किया ओपनिंग अप न्यू मार्केट। तो FY24 तक हम 17 मार्केट को एक्सपोर्ट करते थे। आज हमारा फुटप्रिंट करीबन 30 मार्केट में है और इसको करीबन 35 मार्केट तक लेके जाएंगे इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। उसके अलावा हमारा फोकस है टू ओपन अप ट्रैवल रिटेल और हमने 3 ट्रैवल रिटेल ऑलरेडी प्रेजेंस हमारी चालू हो गई है और H2 तक बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हमारी प्रेजेंस ट्रैवल रिटेल में भी अच्छी नजर आएगी। इंटरनेशनल बिजनेस जैसे आपने बिल्कुल सही बोला है, इसका मार्जिन डोमेस्टिक से थोड़ा बेटर रहता है और इसके अंदर वर्किंग कैपिटल भी कम लगता है। तो तकरीबन 7-8% हमारा टॉप लाइन का बिजनेस अभी इंटरनेशनल मार्केट से आता है, मगर इंटरनेशनल मार्केट का जो हमारा बिजनेस है वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट से तेज रेट पे ग्रो कर रहा है, क्योंकि हमारा फोकस कंट्री एक्सपेंशन है, ब्रांड एक्सपेंशन है और न्यू रूट टू मार्केट रहेगा। तो ये तो 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल आपका न्यू ब्रांड का है। हमारा फोकस रहा है सुपर लग्जरी और लग्जरी सेगमेंट में। हमने 6 नई ब्रांड बिल्ड करी हैं लास्ट 6 क्वार्टर में। चालू हमने शुरुआत करी थी जोया के साथ, जो हमारी पहली ब्रांड थी इन सुपर प्रीमियम सेगमेंट, जनवरी ऑफ 24। उसके बाद हमने आर्ट हाउस लॉन्च किया, उसके बाद वुडबर्न, सग्राडो, पुबोरी विस्की, रशियन स्टैंडर्ड। तो ये 6 ब्रांड हमारी ऑलरेडी मार्केट में हैं इन द लग्जरी सेगमेंट और H2 के अंदर हम 3 नई ब्रांड लॉन्च करेंगे इन द लग्जरी सेगमेंट। तो ये 9 ब्रांड का जो हमने पोर्टफोलियो बनाया है लग्जरी सेगमेंट का, तो उम्मीद करते हैं अगले 2-3 साल के अंदर हम प्रॉफिटेबली एक सिंगल डिजिट शेयर एक्वायर करें, क्योंकि इससे बहुत ग्रॉस मार्जिन में बहुत इंपैक्ट पड़ेगा और टॉप लाइन ग्रोथ पे बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है। अलाइड ब्रेंडर्स आज तो हम थोड़ी सी नरमी देख रहे हैं शेयर में। अदरवाइज हमने देखा था कि परसों की सत्र में जब मार्केट खुला था ये रिकॉर्ड हाइस पर ये शेयर गया था। और आगे को लेकर जो प्रोजेक्शंस दे रहे हैं आलोक जी वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आलोक जी बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और विस्तार से नतीजों के बारे में बातचीत करने के लिए। लिकर कंपनी है भारत की, विस्की में ज़्यादा इसकी पकड़ है और ऑफिसर्स चॉइस के नाम से इनके कुछ ब्रांड्स हैं अलाइड ब्रांडर्स के। मुझे जहाँ तक याद है कि पिछले साल ही इसकी लिस्टिंग हुई थी जून जुलाई के आसपास, और जो भाव थे इसके आईपीओ के वहाँ से तो पैसे ये डबल करके अलाइड ब्रांडर्स ने ऑलरेडी अपने निवेशकों को दे दी हैं। 650 रुपये के आसपास के प्राइसेस हम देख रहे हैं। चलिए मार्केट पर लौटते हैं। हमारे साथ हैं एंजल वन की स्नेहा सेठ। स्नेहा जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। स्नेहा जी फटाफट एक राय इंडेक्स पर, क्योंकि हम वीकनेस देख रहे हैं, एफआईज की सेलिंग के चलते मार्केट का मूड भी खराब है। आप कैसे देख रही हैं बाजार को और इंडेक्स के साथ साथ लगे जरा वायदा कि अपने स्टॉक से बताइएगा कि क्या खरीदना है अभी। ये ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी थोड़े दिनों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। अब जो 20 EMA का एक सपोर्ट था उसको भी थोड़ा सा ब्रीच किया है, बट अब ओवरऑल देखें तो एक सपोर्ट जोन यहाँ पे है अराउंड 25,500 के आसपास। और आज के दिन हमने पुट में भी राइटिंग देखी थी 25,500 के। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेकेंड हाफ में इधर से कैसे मूव आता है। अगर इधर से रिस्पाइट आता है, एक अप मूव आती है, और अगर हम 25,600 का जोन जहाँ पे मैक्सिमम पेन है अभी के लिए उसके ऊपर जाके क्लोज करते हैं, दैट विल बी अ वेरी गुड डेवलपमेंट और जिसकी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर से। और बैंकिंग इंडेक्स भी अगर आप देखें तो एक सपोर्ट जोन के आसपास है, 20 EMA के पास ही है यहाँ भी ये इंडेक्स। तो एक पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी काफी ज्यादा लग रही है बोथ इंडाइसेस में। इंडिविजुअल काउंटर्स की अगर बात करें तो मेरा जो पिक है दैट विल बी जो 2 है उसमें से पहला है डाबर। यहाँ पर अगर आप देखें तो डाबर में काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है रिसेंटली लास्ट सेशंस में, स्पेशली जो एक रेजिस्टेंस था अराउंड 512 के आसपास, वो ये काउंटर ने सरपास किया। मेरा मानना है यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है। सो फॉर द टारगेट ऑफ 537 यहाँ पे लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस 509 का लगाना है। इसके अलावा जो दूसरा काउंटर है दैट इज बर्जर। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक में हमने देखा कि कंसोलिडेशन था, काफी समय से स्टॉक थोड़ा एक रेजिस्ट कर रहा था अराउंड 445 447 के आसपास, जहां पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। बट द काइंड ऑफ रिकवरी जो है, क्योंकि आप देखें काफी समय से ये स्टॉक बहुत ही चॉपी रेंज में ट्रेड कर रहा था और आज की जो मूव है काफी अच्छी है विद वॉल्यूम्स भी है। तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है। सो फॉर द टारगेट ऑफ 520 यहाँ पे लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस 539 का लगाना है। ठीक है। डाबर को लेकर ये व्यू हो गया स्नेहा का।
और मार्केट पर भी उन्होंने अपना व्यू शेयर किया है। टारगेट स्टॉप लॉस हम कोशिश करेंगे कि आपकी स्क्रीन पर लगा के दें ताकि आप उसको नोट भी कर पाएं, उसके हिसाब से अपने ट्रेड को स्ट्रेटजाइज कर पाएं। ये व्यू तो आपके सामने आ गया, एटलीस्ट मतलब 22 का मोहर ही लगा दीजिए। किस नेहा ने क्या कहा है, वो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं इसके लिए समझने के लिए। ये व्यू हो गया, लेकिन अब एक काम करते हैं, अब सिंजीन के भी नंबर्स आए थे, सिंजीन के मैनेजमेंट से जरा बातचीत कर लेते हैं और समझते हैं कि ये जो नतीजे थोड़े से कमजोर दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे की ये वजह और आगे का जो भविष्य है वो कैसा लग रहा है। नतीजों की बात करें, रेवेन्यू में हमने 2% की बढ़त देखी है, लेकिन अगर आप रेवेन्यू छोड़ दें तो प्रॉफिट, एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफा और मार्जिन, ये सभी पर हिट है। प्रॉफिट तो करीब 36% गिर गया है और एबिडा मार्जिन की बात करें तो उसमें करीब करीब 6% के आसपास की गिरावट है। 27.5 से गिर के 22% के आसपास के मार्जिन रह गए हैं सिंजीन के। और नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंजीन इंटरनेशनल के CFO दीपक जैन। दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम पूरे FY26 की बात करें तो रेवेन्यू का गाइडेंस क्या लेके चल रहे हैं? क्या पहले जो गाइडेंस था उसमें कोई चेंज है? और दूसरी चीज, अगर हम यूएस में बायोटेक फंडिंग के एनवायरनमेंट की बात करें तो वो किस तरह का लग रहा है आपको? इस क्वार्टर का हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ रहा है वो अबाउट 2% रहा है और सिक्वेंशियल हम 4% ग्रो कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट हाफ का रेवेन्यू 6% ग्रो किया है और हमने अपना जो गाइडेंस है वो चेंज नहीं किया है, तो हम मेंटेन कर रहे हैं अपना गाइडेंस। और हमारे गाइडेंस का बेसिस यही है कि हमारा फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का अगर आप ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो मेरा सेकंड हाफ का ट्रेजेक्टरी बेटर होता है एंड उस बेसिस पे हम बोलते हैं कि हमारा गाइडेंस मेंटेन रहेगा। आपका पॉइंट ऑन यूएस बायोटेक फंडिंग हम देख रहे हैं थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है उस पर, लेकिन मॉनिटर कर रहे हैं उसको कैसे मूव करता है। ये हमारी प्रोसेसेस स्ट्रेटजी काफी अजाइल है और जैसे ये आगे बढ़ता है हम उसको अकॉर्डिंगली मूव करेंगे। जी सर, अगर हम नए फैसिलिटीज की बात करें तो FY26 में आप उनकी तरफ से किस तरह का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं? हमने बताया था कि हमने एक बायोलॉजिक्स फैसिलिटी बैंगलोर में ली है और हमारी एक फैसिलिटी है जो बेव्यू में। जो बैंगलोर वाली फैसिलिटी हमने पिछले क्वार्टर बताया था कि वो ऑनलाइन आई है। हम अब वहां से क्लिनिकल बैचेस शुरू कर दिए अपने क्लाइंट्स के लिए। एंड जो बेव्यू वाली फैसिलिटी है, यूएस में हमारी फैसिलिटी है, हमने हमेशा मेंटेन किया है कि वो सेकेंड हाफ में ऑपरेशनल होगी, दिस हाफ में ऑपरेशनल होगी और हम अभी वही मेंटेन कर रहे हैं। तो जो बेबी वाली फैसिलिटी है वो सेकेंड हाफ में आएगी, ऑपरेशनलाइज होगी और जो यूनिट 3 की फैसिलिटी है वो अब ऑपरेशनल है। क्लिनिकल बैचेस शुरू कर दिए हम वहां से। सर, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे दीपक जी, मार्जिन हम देख रहे हैं काफी कॉम्प्रेस हो गए हैं, मतलब भारी भरकम गिरावट है ऑलमोस्ट 600 बेसिस पॉइंट का। तो क्या जो आपके मार्जिन का गाइडेंस जो था mid-20s का, क्या अभी भी आप उस पर कायम हैं? और ये जो गिरावट आई है मार्जिन में, इसके पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं? हमारा जो गाइडेंस है वो मार्जिन्स के लिए भी मेंटेन कर रहे हैं हम, एनुअल गाइडेंस। और जो हम बताए थे, हमारे जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस थी या हमारी जो रेवेन्यू फर्स्ट हाफ में आई है वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ही आई है। तो हमारा जो गाइडेंस भी है हम उसी बेसिस पे मेंटेन कर रहे हैं कि जो हमारा रेवेन्यू गाइडेंस है, मार्जिन गाइडेंस है, वो सेम ही रहेगा फॉर द ईयर। दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों के बारे में, मार्जिन प्रोफाइल के बारे में, आउटलुक के बारे में विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। आपसे फिर से मुलाकात होगी सर, अच्छा लगा बातचीत करके आपसे। चलिए, इस शो में एक छोटे से ब्रेक का वक्त भी हो गया है और स्नेहा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। उनकी जो पिक्स है FNO में, एक बार वो भी आपके सामने हम रख देते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे कि आज FNO में कहाँ पर नए लॉन्ग्स हो रहे हैं, कहाँ पर लॉन्ग की अनवाइडिंग हो रही है, फ्रेश शॉट कहाँ पर बन रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग कहाँ पर हो रही है, तमाम चीज़ें होंगी और वो सारे शेयर दिखा के हम आपके लिए कुछ बढ़िया वायदा के ट्रेड्स भी स्नेहा से जानेंगे। आप नहीं जाएगा नहीं।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एफएनओ जंक्शन में। बाजार में हम देख रहे हैं कि कमजोरी है, निफ्टी है 70 अंक 50 अंक नीचे इस वक्त, और निफ्टी बैंक की बात करें तो लोअर लेवल से थोड़ी बहुत बाइंग आई है, लेकिन अभी 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट है, 57,600 के आसपास है निफ्टी बैंक। लेकिन चलिए अब चर्चा कर लेते हैं उन शेयरों की जहां पर हो रही है एफएनओ में ताजा खरीदारी। तो अगर हम फ्रेश बाइंग की बात करें, फ्रेश लॉन्ग्स की बात करें एफएनओ में, तो ब्लू स्टार में हम देख रहे हैं कि फिर से तेजी आ गई थी। हालांकि ऊपरी स्तरों पर फिर से थोड़ा सा प्रेशर हमें ब्लू स्टार के शेयर में इस वक्त आपको दिखाई देगा। लाल निशान में फिसलता हुआ दिन के ज्यादातर हिस्से में इसने हरे निशान में कारोबार किया, लेकिन अपनी तेजी को गवाई है। 2021 का हाई था और फिलहाल 1908 पर ये शेयर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो ऊपरी स्तरों से नीचे आगे इसको छोड़ देते हैं। एशियन पेंट्स करीब 5% ऊपर, क्योंकि बिरला ओपस के सीईओ ने रिजाइन कर दिया है और उसका फायदा मिल रहा है एशियन पेंट्स को। एमएससीआई इंडेक्स में इसका वेटेज भी बढ़ रहा है। ब्रिटानिया में 2% के आसपास की तेजी में दिख रही है। 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम में 4.5% के आसपास की तेजी। स्नेहा जी, कोई शेयर एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, 197 कम्युनिकेशन, कहां पर फ्रेश ट्रेड करें? तेजी अभी भी कहां कर सकते हैं? आई बिलीव पेंट स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। बर्जर पेंट हमने ऑलरेडी सजेस्ट किया है। एशियन पेंट्स भी अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। अब काफी समय से अगर आप देखें तो स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था, आज गैप के साथ ओपनिंग है और सस्टेनेबल मूव है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है हाई के पास, बट अगर काउंटर अगर आज का हाई क्रॉस कर देता है, दैट इज 2630 के लेवल्स के ऊपर जाता है, तो इसमें काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, विच कैन ब्रिंग इट एटलीस्ट टुवर्ड्स 2750 775 का लेवल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आई वुड सजेस्ट कि एशियन पेंट्स आप पिक कर सकते हैं। और दूसरा काउंटर जो लॉन्ग साइड पे है, दैट इज पेटीएम। यहाँ पर भी देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। 20 डेमा के ऊपर ही काउंटर ट्रेड कर रहा है, आज भी गैप के साथ ओपनिंग है और मेरा मानना है कि यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है इस काउंटर में भी। एटलीस्ट टुवर्ड्स 1370 से लेके 1380 के लेवल्स हम देख सकते हैं इस काउंटर में भी। तो यहाँ पर भी लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको अराउंड आज के लो के आसपास, दैट इज 1290 के आसपास कैसे लगा के लॉन्ग साइड पे बने रह सकते हैं। ठीक है, पेटीएम के लिए 1290 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 1380 रुपए का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। ये तो हुई उन शेयरों की बात जिनमें तेजी है, फ्रेश लॉन्ग के चलते, यानी कि नई बाइंग हो रही है। लेकिन कहां पर जो मंदी के सौदे कट रहे हैं उसके चलते तेजी कहां पर आ रही है? वो शेयर है पिरामल फार्मा में अच्छी तेजी है, इंडस टावर, टेक महिंद्रा, अशोक लेलैंड, ये कुछ और शेयर हैं जहां पर आज हम शॉर्ट कवरिंग के चलते मूव देख रहे हैं। इनमें से दो शेयर मैं चुन रहा हूं और स्नेहा जी आप जरा व्यू दीजिएगा, इंडस टावर और अशोक लेलैंड, क्योंकि इक्का दुक्का सत्र को हम छोड़ दें तो स्ट्रक्चर हाल फिलहाल मजबूत ही रहा है। आपके हिसाब से कहां पर बाइंग करनी चाहिए? आई वुड से इंडस टावर पे आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो रिसेंटली जो मूव आई है उसमें वॉल्यूम काफी अच्छे रहे हैं और जिस तरह का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है, तो ये जो करेक्शन हमने रिसेंटली देखी थी, जो 380 से जो फॉल देखा था, वो सब रिकवर हो चुका है और विथ वॉल्यूम्स रिकवर हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये तेजी एक्सटेंड हो सकती है। एटलीस्ट आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 420 से लेके 425 के लेवल्स देख सकते हैं। तो काफी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है यहाँ से। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा 387 का और अपसाइड में 420 के टारगेट के लिए यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, 387 का स्टॉप लॉस होगा, 420 का टारगेट होगा। इंडस टावर के लिए 1.5% के आसपास की तेजी हो रही है। ये तो तेजी वाले शेयर हो गए, लेकिन शॉर्ट करके मंदी करके आपके पैसे कहां पर बन सकते हैं, अब ये भी जानेंगे और लेकर आएंगे एफएनओ में ताजा बिकवाली वाले शेयर। ताजा बिकवाली हो रही है, उन शेयरों की भी सूची रखते हैं और उनकी भी जरा लिस्ट हम सामने रख देंगे जहां पर आज हो रही है लॉन्ग की अनवाइंडिंग, यानी कि तेजी के सौदे। हिंडाल्को और नोवेलिस के नंबर खराब आए। इनकी सब्सिडरी कंपनी है, अमेरिका में वो लिस्टेड भी है और इनके अगर हम आय की बात करें, करीब 60% का कंट्रीब्यूशन नोवेलिस से आता है हिंडाल्को में। 6% ये शेयर टूट गया। ग्रासिम करीब 6% टूट गया, क्योंकि बिरला ओपस जो इनका पेंट डिवीजन है उसके सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है। डिलीवरी के नंबर कमजोर आए, 6% ये शेयर टूटा है और केनस्टेक में करीब 4% के आसपास की गिरावट है। जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, हम देख रहे हैं कि ओबरॉय रियल्टी में आज अब गिरावट है, तेजी सौदे कट रहे हैं। साइंट में कमजोरी है। बीएचईएल सरकारी कंपनी
स्ट्रेंथ देखी थी नतीजों के बाद, बीएचईएल में आज कमजोरी हम देख रहे हैं, और सेल एक और शेयर है जहां पर हम देख रहे हैं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। ये कुछ शेयर्स हैं हमारे सामने। स्नेहा जी, कहीं पर फ्रेश शॉर्ट करना है इन शेयरों में, या फिर इस गिरावट का इस्तेमाल बाइंग के लिए आपकी नजर कहां पर गई है? शॉर्ट के लिए एक स्टॉक है जो लग रहा है, दैट इज केन्स। अगर आप देखें तो ये काउंटर काफी समय से प्रेशर में रहा है, और जो 20 डेमा अब एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है इस काउंटर के लिए, और 89 ईएमए का भी सपोर्ट तोड़ दिया है इस काउंटर ने। मेरा मानना है यहाँ से थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हम 6000 के जोन वापस देख सके। तो यहाँ पर अगर किसी को शॉर्ट करना है, शॉर्ट करके चलना है, तो दिस इज द काउंटर वन कैन लुक फॉरवर्ड। ठीक है, केन्स में पिछले महीने भर में करीब करीब 15% के आसपास की गिरावट हो गई है, और आज भी आप देखिए 4% ये शेयर टूटा है। ईएमएस वाली कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली, लेकिन पिछले कुछ समय से 7,500 रुपये के ऊपर ये निकला था, अपने रिकॉर्ड पर पहुंचा था, और वहां से लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। पिछला एक महीना थोड़ा सा ज्यादा ही नेगेटिव रहा है केन्स टेक के लिए। तो ये रणनीति होगी। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और तमाम स्टॉक्स पर अपने ट्रेड्स, अपने रिकमेंडेशंस हमसे साझा करने के लिए।